प्यारे दोस्तों, बहुत-बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल यूजी नेट साहित्य दर्पण में। तो जैसा कि आपको पता है कि हम इस चैनल के माध्यम से एनटीए नेट, जेआरएफ, सेट, टीजीटी, पीजीटी, डी ट्रिपल एसएसबी, ईएमआरएस की तैयारी कर रहे हैं। मैंने कहा है कि हम ऐसी वीडियो लाएँगे जो कि यूजी नेट के लिए विशेष तौर पर प्रस्तुत की जाएगी। उसमें पीजीटी हिंदी और ईएमआरएस यानी एकलव्य आवासीय विद्यालय के लिए डिफ़िकल्टी लेवल का क्वेश्चन हो सकता है ना? विशेष तौर पर आपको पता है ये यूजीसी नेट जेआरएफ सेट के लिए ये प्रश्नोत्तरी है। मैं चाहती हूँ कि रिवीजन के तौर पर एक गेस्ट पेपर, है ना? गेस्ट पेपर बनाकर मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करूँ, जो कम से कम 10 या 15 हो सकते हैं। मैं चाहती हूँ कि 10 या 15 हों, जिसमें 50-50 प्रश्नों का संग्रह हो। आप मुझे बताना कि वो सभी टॉपिक से लिए जाएँ या फिर एक-एक टॉपिक को डिवाइड करके मैं 20 या 25 क्वेश्चन का लाऊँ, है ना? सभी मित्र कमेंट करके बताना मुझे कि जैसे आदिकाल के 25 सेलेक्टेड प्रश्न हो गए, भक्ति काल के 25 सेलेक्टेड प्रश्न हो गए, रीति काल से, आधुनिक काल से, हिंदी गद्य की अन्य विधाओं से इम्पोर्टेंट लेकर आऊँ या फिर सभी का निचोड़ सार लेकर आऊँ मैं एक ही वीडियो पर। तो आप मुझे कमेंट करके बताना, है ना? मेरी बात आप समझ गए हैं। यहाँ पर आज मैंने यूनिट 1 लिखा है ना? हिंदी भाषा से मैंने प्रश्न लिया है, हिंदी भाषा और उसका विकास से। ऐसे ही प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएँगे, चाहे आप पीजीटी डिफ़िकल्टी लेवल देते हों या नेट का तो प्रश्न ऐसा हूबहू पूछा ही जाता है। तो पहला प्रश्न है कि भारतीय आर्य भाषाओं को कितने चरणों में बाँटा गया है ना? बड़ा अच्छा प्रश्न है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है 3 चरणों में बाँटा गया है ना? हम जानते हैं कि जो भारतीय आर्य भाषा है उसके 3 चरण हैं कि पहला है प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, दूसरा है मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा और तीसरा है कौन-सा? आधुनिक आर्य भाषा। अब इन दोनों को जो पहला दिया गया है प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, इसमें आपको पता है कि वैदिक लौकिक संस्कृति आती है, इनका समय काल आपको याद रखना है। दूसरा बड़ा इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, मध्यकालीन आर्य अवस्था जो है, इसका आपको टाइम पीरियड याद रखना है, साथ ही साथ इसकी जो भाषा है पाली, प्राकृत, अपभ्रंश या अवहट्ट, उनका टाइम पीरियड आपने ज़रूर याद रखना है कि कब से कब तक ये चली हैं, ठीक है? तीसरा आधुनिक भारतीय आर्य भाषा है, बिल्कुल 1000 ईस्वी से अब तक चल ही रही है। तो इसके अंतर्गत कौन-कौन सी भाषाएँ थी, ये भी आपको याद रखना है ना? यदि आपकी बात समझ में नहीं आ रही है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी हमारा 3 नंबर राइट करेक्ट आंसर है। फिर अगला प्रश्न आता है जो कि एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि निम्नलिखित भाषाओं का विकास क्रम संयोजित करना है या विकास क्रम सजाना है, बताना है। तो यहाँ पर राइट आंसर बता दूँ, ए करेक्ट होगा। पहले संस्कृति आता है, संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, ये हमारा राइट आंसर है, ठीक है? चलते हैं अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न जो है, इसका आंसर सभी मित्र देंगे, खासकर हमारे यूजीसी नेट वाले हमारे सभी मित्र इसका आंसर देंगे। और पीजीटी हिंदी का जो डिफ़िकल्टी लेवल आप तैयार कर रहे हैं ईएमआरएस के लिए, वो भी आप दे सकते हैं। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है? मराठी, गुजराती, मलयालम या हिंदी? है ना? सभी मित्र इसका आंसर दे देना, है ना? देने की कोशिश किया करें आप, ठीक है? मैं मॉक टेस्ट के रूप में लाइव नहीं ले पा रही हूँ क्लास, बाकी जब नेक्स्ट वीडियो आएगी तो आपको बहुत ही बेहतर प्रश्नोत्तरी मिलेगी। जिस तरह मैंने प्रश्नोत्तरी को समझा है, वैसा ही प्रश्न मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करूँगी। अगला प्रश्न आता है कि पूर्वी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? बता दूँ ये टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट है। इस टॉपिक का जो है ना, नाम ही है कि हिंदी का भौगोलिक विस्तार एवं विविध रूप। इसका जैसा नाम है, तो इसके अंतर्गत हिंदी की उपभाषाएँ तथा बोलियाँ आती हैं। आपको अपभ्रंश एक कॉलम बनाना है, एक अपभ्रंश का कॉलम बनाना है, दूसरा उसके उपभाषा का, तीसरा बोली का, चौथा उसके क्षेत्र का। इम्पोर्टेंट ही है जो आपको नोट करने हैं। तो पूर्वी हिंदी का जो विकास है, यहाँ पर अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है, ठीक है? ये इम्पोर्टेंट है। इसके अंतर्गत कौन-कौन बोली आती हैं? तो अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी आती है। अब यहीं पर पूछा जाता कि सौरसेनी अपभ्रंश का विकास किससे हुआ है? पश्चिमी हिंदी का विकास किससे हुआ है या फिर राजस्थानी हिंदी का या फिर पहाड़ी हिंदी का, तो आप सौरसेनी बताते। यदि पूछा जाता कि बिहारी हिंदी का विकास किससे हुआ है, तो आप बताते मागधी। है ना? इस तरह का प्रश्न बहुत बनता है। यहाँ पर इनके क्षेत्र अक्सर पूछे जाते हैं कि ये किस क्षेत्र में बोली जाती हैं, तो ये भी आपने याद रखना है। यानी ये टॉपिक आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है। केवल एक प्रश्न मैंने लिया है, एक प्रश्न के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है कि आपको कितना बेहतर इसको तैयार करके रखना है इस टॉपिक को। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा इम्पोर्टेंट है कि अपभ्रंश का प्रसिद्ध छंद कौन-सा है? तो कड़वक है, ये हमारा करेक्ट आंसर है। फ्रेंड्स यहीं पे बताना चाहूँगी कि अपभ्रंश भाषा में जितनी रचनाएँ लिखी गई हैं, आपको उसको भी याद रखना है, ठीक है? जो रचनाएँ अपभ्रंश भाषा में रचित हैं, उसको आप ज़रूर याद रखें। अगला प्रश्न आ गया कि खड़ी बोली का विकास किस भाषा से हुआ है? तो इसका जो हमारा
करेक्ट आंसर है खड़ी बोली का विकास। अपभ्रंश से हुआ है, हम जानते हैं कि खड़ी बोली को कौरवी हिंदी भी कहा गया है, खड़ी बोली को और कई नामों से पुकारा गया है। तो ये आप जरूर याद रखें क्योंकि एग्जाम में कई बार इनका रिपीट हुआ है। कुछ विद्वानों के अनुसार भी आपने इसे याद रखना है कि विद्वानों ने क्या कहा है खड़ी बोली को। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न आ गया है कि आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का विकास किससे हुआ है। तो इसका हमारा जो करेक्ट आंसर है 7 नंबर का ए नंबर अपभ्रंश से हुआ है। हाँ, यह 1 नंबर करेक्ट है। आगे देख लेते हैं, अगला प्रश्न बनता है कि निम्नलिखित में से अरबी भाषा का शब्द नहीं है। देखो इस तरह का प्रश्न भी बहुत बार पूछा जाता है और पूछा ही जाता है। तो ये आपके प्रैक्टिस से आपको आने लगेगा। जो भी आपके पास पुस्तकें हैं ऑथेंटिक, उनका आप 1-2 बार से रिवीजन कर लीजिए, तो वहीं से प्रश्न बनते हैं, ठीक है? चाहे पांडे की पुस्तक हो या दृष्टि पब्लिकेशन हो, इसका अध्ययन आप कर लीजिए। इससे मतलब इसमें जिनका समावेश है वहीं से प्रश्न बनेंगे। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो डी गिरफ्तार है। गिरफ्तार उर्दू भाषा का शब्द है, ठीक है, ना कि अरबी भाषा का। माफ कीजिएगा, अच्छा गिरफ्तार जो है अरबी का है, ठीक है, अरबी भाषा का शब्द है, ना कि उर्दू का। ओह सॉरी। अच्छा, प्रश्न है कि अरबी भाषा का शब्द नहीं है, कौन नहीं है, तो गिरफ्तार नहीं है, ठीक है, तो गिरफ्तार अरबी का नहीं है, ये हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे देख लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर थोड़ा सा मैं डाउट में हो गई हूँ, तो मेरा डाउट जो था फ्रेंड्स वो क्लियर हो गया। गिरफ्तार जो है फारसी भाषा का शब्द है, ठीक है, बाकी ये अरबी भाषा के ही शब्द हैं, है ना। अगला देख लेते हैं, अगला प्रश्न क्या बनता है कि देवनागरी लिपि का प्रयोग किस भाषा को लिखने में नहीं किया जाता, है ना। मराठी, हिंदी, नेपाली या सिंधी। तो सिंधी भाषा को लिखने में देवनागरी लिपि का प्रयोग नहीं किया जाता, डी हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न। फिर हमारा अगला प्रश्न बनता है कि अल्पसंख्यक बच्चों की प्राथमिक शिक्षा उनकी मातृभाषा में दिए जाने का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ए नंबर करेक्ट है, अनुच्छेद 350, ठीक है, क्योंकि अल्पसंख्यक का जिक्र किया गया है 350 में। बताना चाहूंगी जितने भी अनुच्छेद हैं उनको आप जरूर अच्छे से ध्यान से पढ़ें क्योंकि अनुच्छेद से प्रश्न बनते ही बनते हैं, ठीक है। तो प्रश्न इनको आप बड़े ध्यान से देख लीजिएगा। आगे हमारा प्रश्न बनता है, ये भी इम्पोर्टेंट ही है क्योंकि ऐसा प्रश्न एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है। तो हमारा प्रश्न बन रहा है कि संविधान के 71वें संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा 8वीं अनुसूची में किस भाषा को नहीं जोड़ा गया। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है संथाली, है ना, क्योंकि नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी को संविधान के 71वें संशोधन अधिनियम 1992, ठीक है, 1992 में यह संशोधन हुआ था। तो 3 भाषाओं को जोड़ा गया था और संथाली को नहीं जोड़ा गया था क्योंकि संथाली को के साथ ही साथ मैथिली, डोगरी, बोडो भी शामिल थी। इनको 92वें संशोधन अधिनियम, ठीक है, जब 92 संशोधन अधिनियम हुआ था, कब, 2003 में, ठीक है, 2003 में हुआ था, तब इनको जोड़ा गया था, है ना, संथाली को, ना कि 71वें में, है ना। तो हमारा डी नंबर इसका करेक्ट आंसर है। आगे देख लेते हैं, अगला प्रश्न बनता है कि साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा था। ठीक है, यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा हजारी प्रसाद द्विवेदी करेक्ट है। एक प्रश्न और इसी टाइप का बना है, पीवाईक्यू यदि आपने सॉल्व किया होगा, है ना, तो पीवाईक्यू के अंतर्गत एक प्रश्न आता है जहां पर हमें आंसर क्या चूज करना होता है। हमें चूज करना है किसके लिए, गुलेरी जी के लिए। गुलेरी जी को आंसर में चूज करना होता है। क्या आप बता सकते हैं कि वो कौन सा प्रश्न है, ठीक है। जिन मित्रों को आता है वो फ्रेंड्स कमेंट करके जरूर बताना, है ना, या मैं वीडियो के अंत में इसका जिक्र कर दूंगी। आगे हमारा प्रश्न बनता है कि निम्नलिखित भाषा रूपों और उनके प्रयोक्ताओं में से असंगत युग्म हमें चयन करना है। तो दक्षिणी कुतुब शाह, कौशली दामोदर पंडित, ब्रजबुली, यहाँ ब्रज होना चाहिए था, शंकर देव अवतरे या संधा भाषा कुतुब। तो ये हमारा गलत है, असंगत है, क्योंकि संधा भाषा सरहपाद का है ना कि कुतुबन का। फिर हमारा अगला प्रश्न बनता है, ये बड़े ध्यान से देखिएगा क्योंकि पिछली बार एनटीए ने संज्ञा से प्रश्न पूछा था। फिर उसके बाद जब नया पैटर्न के अकॉर्डिंग प्रश्न बना तो उन्होंने प्रश्न पूछा योग रूढ़ और रूढ़ और यौगिक शब्द से। तो मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है कि इस बार वो सर्वनाम से प्रश्न पूछ ले, है ना। तो आपको थोड़ा सर्वनाम को बड़े ध्यान से देखिएगा, बड़ा डीप अध्ययन करना है। प्रश्न है कि तुम्हारी स्थिति कैसी है, किस प्रकार का विशेषण है, ठीक है ना। तो आप थोड़ा सा मुझे बता देना कि ये किस प्रकार का विशेषण आता है। बड़े ध्यान से अपने जो भी व्याकरण की पुस्तक होगी उसको देख लेना। बाकी पुस्तकों में दिया गया है, पुस्तकों से ही इस प्रश्न को मैंने लिया है ना। तो इसको देख लेना फ्रेंड्स।
और मैंने कहा था कि पुरानी हिंदी नामकरण किसने दिया है ना, ये प्रश्न था जहाँ हमने देखा था कि साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा, तो यहाँ पर द्विवेदी जी आते हैं। प्रश्न बना था 2007 में कि पुरानी हिंदी नामकरण किसने दिया, तो गुलेर जी ने दिया था, ठीक है, गुलेर जी ने दिया था। ठीक है, ये प्रश्न हमने देख लिया। एक और प्रश्न है, दोनों का आंसर आपको देना है। ये 14 नंबर प्रश्न है। 15 नंबर है कि कामता प्रसाद गुरु ने खड़ी बोली का अर्थ किस रूप में संबोधित किया है? ठीक है, ये प्रश्न है, ये ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। ये आपके प्रश्न पूछे गए हैं कहाँ? आपके किताब से ही लिए गए हैं प्रश्न हैं। यदि आपने किताबों का डीप अध्ययन किया है, तो आप इसका आंसर बड़े आराम से दे सकते हैं। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तो आप मुझे ब ज़रूर बताना कि किस तरह का प्रश्न लाएँ। संपूर्ण क्लास से लेकर आएँ, संपूर्ण टॉपिक से, या फिर एक-एक टॉपिक करके 25 क्वेश्चन के रूप में हम इसका ज़िक्र करते चले जाएँ। है ना? तो यदि यह सब आपके प्रश्न समझ में नहीं आया होगा तो देख लीजिएगा, कामता प्रसाद गुरु ने खड़ी बोली का अर्थ किस रूप में संबोधित किया है। जैसे सुनीत कुमार चटर्जी ने खड़ी बोली को सीधी कहा, फिर गिलक्राइस्ट ने गवारू भाषा कहा है ना? कुछ अन्य वैज्ञानिक जो हैं इसको खरी या शुद्ध मानते हैं, है ना? कुछ लोगों ने इसको कौरवी कहा है, तो थोड़ा-सा देख लेना, कुछ लोग इसको खड़ी बोली भी मानते हैं। तो आपको बताना है कि कामता प्रसाद गुरु ने किस रूप में इसको माना है। तो बस इतना ही। बहुत-बहुत धन्यवाद।